सो गाइस, इस वीडियो को देखते समय ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें एंड साथ में अपनी मैगज़ीन को साथ में लेके ज़रूर बैठें। हे एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में। इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे एंड ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है एंड घटना चक्र आर्थिकी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको घटना चक्र आर्थिकी एंड घटना चक्र करंट अफेयर दो अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है भारत एयर फाइबर। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला एंड वाशिम ज़िले में भारत एयर फाइबर एयरफोर्स का उद्घाटन किया। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट भारत एयरफोर्स किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है एंड ये कैसे काम करता है हमको इस वीडियो में उसके बारे में जानना है। तो अगर इसकी बात करें तो ये एक वायरलेस कनेक्टिविटी है, यानी कि इसमें तार का उपयोग नहीं होगा एंड भारत एयर फाइबर नेटवर्क पारंपरिक फाइबर केबल कनेक्शन से काफ़ी डिफरेंट है। यह रेडियो वेव का उपयोग करके वायरलेस तरीके से हाई क्वालिटी की इंटरनेट सर्विसेज, हाई स्पीड की इंटरनेट सर्विसेज और वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसमें निकटतम एक्सचेंज से 5 किलोमीटर के दायरे में 100 Mbps तक की वायरलेस कनेक्टिविटी स्पीड पाई जा सकती है। अब तक भारत एयर फाइबर इंडिया के कई स्टेट में लॉन्च किया जा चुका है, जैसे तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3। ये गुजरात के सूरत में स्थित है एंड इसको इंडियन साइंटिस्ट ने इंडियन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है एंड ये 700 मेगावाट की इलेक्ट्रिक क्षमता को जनरेट कर सकता है एंड ये हार्ड वाटर के थ्रू कंट्रोल होता है। हार्ड वाटर को D2O भी बोलते हैं। उसके बाद ये इंडिया का 23rd परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मतलब कि इससे पहले इंडिया में 22 ऑलरेडी बन चुके थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया का जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी तक था वो था तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन KAPP ने इसको रिप्लेस कर दिया है। एंड भारत का सबसे बड़ा दाबित भारी जल रिएक्टर यानी कि कंट्रोल बाय वाटर अब ये हो गया है। उसके बाद इधर कुछ खास है नहीं नेक्स्ट पॉइंट में। उसके बाद इस आर्टिकल में कुछ खास है नहीं जो कि एग्जामिनेशन में आ सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। तो अगर हम बात करें रीवा की तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास। तो ये सब चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं आगे कुछ है क्या जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये कितने मेगावाट की है, तो ये 7 मेगावाट की है। आप लोग इसको एक बार देख लेना कितने एरिया में फैला है, नॉट इम्पोर्टेंट। एंड यह सौर पार्क 3 इकाइयों में विभाजित है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इस सौर पार्क से उत्पादित 24% बिजली जो होगी वो दिल्ली मेट्रो को प्रदान की जाएगी। बाकी 76% बिजली की आपूर्ति ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यह पहली ऐसी अक्षय ऊर्जा परियोजना है जिससे राज्य के बाहर किसी संस्थानिक ग्राहक को बिजली की आपूर्ति की जाएगी एंड यहाँ पे ग्राहक कौन है, दिल्ली मेट्रो। उसके बाद फिर
नेक्स्ट इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, ये है डिजिटल शिक्षा। तो इसकी बात करें तो 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय मतलब HRD मिनिस्ट्री ने न्यू दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम से जितने भी क्लासेस होती हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया था। तो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान यानी कि NCERT द्वारा इसको मतलब इस गाइडलाइन को तैयार किया गया था। यह दिशा निर्देश सलाहकारी प्रकृति का है और राज्यों को इसमें संशोधन की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। इसका उद्देश्य है 24 करोड़ स्कूली छात्रों को शिक्षण कार्य को ऑनलाइन से मतलब स्टार्ट किया जाए। तो इतना कुछ खास इसमें है नहीं। अच्छा, इसके जो भी गाइडलाइंस हैं ये टोटल 8 चरण में है। तो P से है प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक और टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रेंटिस। एंड इसको बोलेंगे प्रगाता इंग्लिश में PRAGYATA। एंड ये 8 चरण जो है ये बेसिकली नियोजन एंड कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव। तो इसको किसने बनाया है? इसको IIT बॉम्बे ने बनाया है। इसमें बस यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इसमें जनरल से स्टेटमेंट है। तो इंडिया का जो GPS है उसको बोलते हैं नेविक। एंड जो हम लोग GPS फ़ोन में यूज करते हैं ये USA का है। इसके अलावा इसमें बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जनरल से स्टेटमेंट हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट ऐप। ये एक तरह से इंडिया का फेसबुक इसको बोल सकते हैं, यानी कि ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। एंड इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस्टेब्लिश मतलब बनाया गया था। एलिमेंट्स आप इसको गूगल एंड iOS के प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बेंगलुरु में स्थित ये कंपनी का नाम है, इम्पोर्टेंट है नहीं। एंड ये एक सोशल वेबसाइट है। ये 8 प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। ये तो चेंज भी हो सकता है इन फ्यूचर, तो इसको हम देखेंगे नहीं। फिर ये सब जनरल से स्टेटमेंट है। इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन है सो दैट सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट है एक्सीलरेटेड विज्ञान योजना। 1 जुलाई 2020 को देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने का उद्देश्य से एक्सीलरेटेड विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड इस योजना इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, साइंस डे होता है 28 फेब को होता है साइंस डे। एंड ये 1 जुलाई को है। तो ऑप्शन मगर ये देगा तो 28 फेब भी दे सकता है। तो आप लोग ये 1 जुलाई 2020 की डेट को याद कर लेना। इस योजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने स्टार्ट किया था। यह योजना मुख्यतः विश्वविद्यालयों या फिर संस्थानों के ऐसे युवा अनुसंधानकर्ताओं पर ध्यान करती है जिनकी प्रतिष्ठित शोध परिवेश तक पहुंच नहीं है और उन्हें अग्रणी संस्थानों, प्रयोगशालाओं या फिर संगठनों में उच्च श्रेणी के अनुसंधान परिवेश में कार्य करने का अवसर नहीं प्रदान। तो ये उन जैसे शोधकर्ताओं पे टारगेट करती है। फिर नेक्स्ट है एक्सीलरेटेड विज्ञान योजना को मिशन मोड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना को कार्यान्वित करने में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की सहायता के लिए सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों या फिर विभागों और कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक अंतर मंत्रालयी निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। तो ये योजना जो है ये बेसिकली 2 तरह की है, यानी कि इसके 2 घटक हैं, मतलब इसके 2 पार्ट हैं। एक तो है अभ्यास में क्या होगा, यह एक्सीलरेटेड विज्ञान योजना का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो स्नातकोत्तर या फिर PhD छात्रों को उनसे संबंधित विषयों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा। एंड इसके 2 घटक हैं, ये है कार्यशाला एंड
वृत्तिका, मतलब कि अभ्यास के भी दो पार्ट हैं। तो एक है कार्यशाला एंड दूसरा है वृत्तिका। एंड फिर उसके बाद जो हमको नेक्स्ट देखना था समूहन के बारे में, इसके भी दो उपघटक हैं। एक तो है संयोजिका एंड एक है संगोष्ठी। संयोजिका देश के सभी सरकारी फंडिंग एजेंसियों द्वारा समर्पित विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। संगोष्ठी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा पूर्व से संचालित एक कार्यक्रम है। तो आपको ये रट लेना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अभ्यास है, समूहन है। अभ्यास में कार्यशाला वृत्तिका है, समूहन में संयोजिका एंड संगोष्ठी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है फुगाकू। ये एक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में। ये डेट इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड इसको क्या हुआ है, टॉप 500 का, मतलब टोटल जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है उसमें इसको स्पेस मिल गया, जगह मिल गया। एंड इसको 55 नंबर का स्पेस मिला है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये जापान का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितना है हमको भी क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो इंडिया से संबंधित पूछेगा वो। ये सारे पॉइंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है आर्म टेक्नोलॉजी पर आधारित यह सुपर कंप्यूटर कोबे जापान स्थित राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम में इसको आना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर अमेरिका का समिट है। तो अगर हम बात करें दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है तो ये है फुगाकू। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो है समिट, ये यूएसए का है। एंड इस टॉप 500 की लिस्ट में इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर हैं। एंड एक का नाम है प्रत्युष, ये कहाँ पर है, पुणे में है, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान में। एंड जो दूसरा है वो है मिहिर। एंड ये सुपर कंप्यूटर है टॉप 500 में। एंड इसको 119 नंबर मिला। एंड ये जो प्रत्युष है इसको 66 नंबर मिला है। एंड ये वाला जो है ये कहाँ पर है, ये आपका नोएडा में है। एंड अगर हम बात करें तो चीन के सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर हैं 226। एंड उसके बाद फिर अमेरिका के हैं 114, जापान के 30, फ्रांस के 18 एंड जर्मनी के 16। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आइकॉनसैट 2020। 5 से 7 मार्च 2020 के मध्य कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें आगे और क्या पॉइंट है। इसका आयोजन कोलकाता के एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने किया। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है आइकॉनसैट भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित नैनो मिशन के तत्वाधान में भारत में द्विवार्षिक आधार पर आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की एक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य नैनो विज्ञान और विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बनाकर ऊर्जा, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ज्ञान को एकीकृत करना है, जो कि है मैकेनिकल, मटेरियल, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर पर केंद्रित करने पर प्रकाश डाला गया है। सम्मेलन में महात्मा गांधी कोट्यम। तो ये आर्टिकल बिल्कुल भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इस आर्टिकल को छोड़ देंगे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है विज्ञान ज्योति योजना। विज्ञान ज्योति योजना ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद ने जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए 3 परियोजनाओं की घोषणा की थी। अब हम अगर बात करें तो साइंस डे कब होता है, ये 28 फरवरी को हर साल होता है। तो अब ये 3 स्कीम कौन कौन सी थी। लैंगिक सुधार के लिए संस्थानों का रूपांतरण यानी कि जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, इसको शॉर्ट में बोलेंगे गति। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है विज्ञान ज्योति योजना। फिर तीसरा है महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पोर्टल। अब हम बात करते हैं विज्ञान ज्योति की। तो इसमें क्या होगा, जो गर्ल्स 10th क्लास में होंगी एंड उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड
मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम में उनकी रुचि को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी सारे अवसर दिए जाएंगे। एंड फिर क्या होगा, इस योजना के तहत 500 से अधिक जिलों की चयनित छात्राओं को IITs, NITs और विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के अन्य प्रमुख संस्थानों में संचालित विज्ञान शिविर में भाग लेने के अवसर दिए जाएंगे। सो दैट जहाँ पे फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, सो दैट इनका एम्पावरमेंट हो सके एंड ये इस फील्ड में अग्रसर होने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकें। एंड इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-25 की अवधि के दौरान लगभग 550 जिलों के 100 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। तो ये सब स्टेटमेंट इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको ये नाम होना चाहिए पता कि इस स्कीम का नाम क्या है। एंड ये 28 फरवरी को लॉन्च हुआ था, ये डेट इम्पोर्टेंट है। एंड उसके अलावा ये किस किस फील्ड के लिए बात हो रही है, यानी कि स्टेम की बात हो रही है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, यह है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। एंड इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी को हुआ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होगा कि 5 दिवसीय कांग्रेस ये चला था। इस कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हर साल किया जाता है। तो ये सारे स्टेटमेंट उतने इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन के लिए। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का, इसका हमको थीम याद रखना है, स्वच्छ हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एंड इनोवेशन। इसमें इसका थीम इम्पोर्टेंट है। ये किसकी है, ये बाल विज्ञान कांग्रेस की थीम है। जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी वो आपका कहाँ पे होगा, वो पुणे में होगा। भारतीय विज्ञान का थीम होगा, ये होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। एंड 108वें सत्र का जो अध्यक्ष करेंगी ये होंगी डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट के तीनों चारों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है HCFC 141B, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141B। भारत में सबसे शक्तिशाली ओजोन अवक्षयकारी रासायनिक पदार्थों में से एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि 141B का है, उसका प्रयोग 1 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया है, जो कि भारत की सरकार ने लिया है। तो हमको ये याद रखना है 141B HCFC 141B, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर एनवायरनमेंट को करंट अफेयर में मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है। 31 दिसंबर 2019 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2020 को HCFC 141B के लिए आयात लाइसेंस पर रोक लगा दिया। एंड यह रोक ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ संशोधन नियम 2019 के तहत है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और आएगा तो आप कर लोगे क्योंकि इसके नाम से पता चल जाएगा कि ये क्या बोल रहा है इस एक्ट में। इस प्रकार भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, अच्छा यहाँ पे आ गया एक टर्म मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये किस पे बेस्ड था, तो ये ओजोन डिप्लेशन पे बेस्ड था, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि एग्ज़ाम के लिए आ सके। एंड ये सब चीज़ें आप लोगों ने एनवायरनमेंट में पढ़ रखा होगा, तो इसके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, तो वह HCFC 22, 141B, 142B, ये इम्पोर्टेंट है तीनों, जिसमें से इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। एंड इधर कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ के हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, इसको केंद्रीय संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड ये जो शुरुआत हुई है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के तहत हुई है। सो इसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे, पहले वो 2002 में कुछ आया था पॉलिसी, फिर ये 2018 में आया।
इसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के अंतर्गत देश के सभी गांव को वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के द्वारा वर्ष 2022 तक ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में पूरे समेत में ब्रॉडबैंड सेवाएं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये बिल्कुल जनरल से स्टेटमेंट है। इस अभियान के तहत अंतर्गत 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर इंटरनेट की बात हो रही है तो आज के टाइम पे ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल होता है वही बेस्ट होता है, उसमें इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2024 तक टावर घनत्व को प्रति 1000 की आबादी से बढ़ा के, तो इतना किया जाएगा। ये आपको डेटा नहीं याद करना है। इसमें एक ये है पॉइंट, स्टेट एज वेल एज यूटीज में उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना और अनुकूलन नीतियों को मापने के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस सूचकांक जारी किया जाएगा। तो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये सूचकांक कौन जारी करेगा, तो अभी इसके बारे में कोई ख़ास डिटेल है नहीं, बट आई गेस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ही करेगी। पूरे देश के लिए डिजिटल फाइबर मानचित्र मैप तैयार रखा जाएगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान से मोबाइल और इंटरनेट की सेवा गुणवत्ता बेहतर होगी। तो बिल्कुल जनरल से पॉइंट हैं, इन सबको छोड़ देना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको एक तो इसका मंत्रालय याद करना है, बाकी सब इसमें जनरल से पॉइंट हैं। आप चाहें तो एक रीडिंग करके इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पेगासस स्पाईवेयर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ामिनेशन में इसके आने के चांसेस हैं। ये 2019 का न्यूज़ है, जब इलेक्शन हो रहा था उसके बाद ये द हिंदू वगैरह में इस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे। तो स्पाईवेयर क्या होता है, जिससे ये एक सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, जो गुप्त रूप से आपके मेमोरी स्टोरेज से डेटा को लेके कंप्यूटर या फिर मोबाइल को स्थानांतरित कर देता है किसी दूसरे पर्सन को। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है इसको इजरायली कंपनी NSO ने तैयार किया है। एंड इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कौन कौन कर सकता है, बेसिकली ये जासूसी कार्यों के लिए किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है, ये एक लिंक भेजेंगे या फिर एक ऑडियो वीडियो का, इसमें क्या होता है, ये एक आपको लिंक भेजेंगे। अगर आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगी, ऑडियो कॉल, फ़ोन कॉल, SMS, सब कुछ आपके डेटा को ये स्पाइंग पर्सन को दे देते हैं। तो इसमें मतलब इसके बारे में बस इतना ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बाकी और देखते हैं और कुछ है कि नहीं। व्हाट्सएप कॉल फंक्शन में एक बग का पता चला है, तो इतना कुछ है नहीं। ये एक्चुअली उसी की बात हो रही थी, जब ये बग का पता चला तो व्हाट्सएप ने इसको चेकआउट किया, तो फिर इस वायरस का पता चला, इस स्पाई वायर का पता चला। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सोली। गूगल की ये स्कीम है। गूगल ने अपने पिक्सल 4 का जो इनका फ़ोन आता है, इसके थ्रू इन्होंने मोशन सेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इस टेक्नोलॉजी का विकास प्रोजेक्ट सोली के तहत किया गया है। सोली गूगल की एक एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट समूह द्वारा संचालित एक परियोजना है। इसके तहत पिक्सल 4 स्मार्टफोन में एयर मोशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत छोटे व उच्च गति के सेंसरों का प्रयोग द्वारा अत्यंत मंद गतिविधि से भी अधिक शुद्धता। तो ये बिल्कुल जनरल से पॉइंट है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो सोली है ये गूगल ने स्टार्ट किया है, ये अपने पिक्सल 4 की वजह से। एंड सोली क्या है, सोली एक रडार चिप है जिसे गूगल की नई श्रृंखला के पिक्सल फ़ोनों में है। तो ये इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, इसका ये बैंड वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये फ़ोन का जो मॉडल है
ये भी मत याद कीजिए, बस केवल पिक्सल फ़ोन इतना याद रखेंगे काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साइंस टेक्नोलॉजी में, यह है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। तो हम लोग चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं सो दैट एक वीडियो में हमारे 2 टॉपिक कवर हो जाएं। तो ये है कोरोना वायरस का कहर। तो देखिए ये आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे कि चीन के किस प्रांत से निकला है। बाकी ये सारे स्टेटमेंट उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग इसके बारे में सब कुछ जानते होंगे। इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, ये SARS-CoV-2 इसका नाम है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसमें बस ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब कुछ तो आप जानते ही होंगे। फिर नेक्स्ट है कोविड-19 वैश्विक महामारी पैंडेमिक। भारत में पहली बार ये कब दिखा, तो ये केरल में दिखा था एंड ये 30 जनवरी 2020 को दिखा था। ये डेट पूछ सकता है 30 जनवरी 2020 को, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? जनवरी का लास्ट दिन जनवरी का 31 होता है, तो 30 को याद कर लीजिए कैसे भी करके। एक चीज़ में ये इम्पोर्टेंट है, ये डेट इम्पोर्टेंट है 31 दिसंबर 2019, तो ये डेट इम्पोर्टेंट है। अब ये डेट एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ था, एक कोई तो एग्ज़ाम था, मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं याद है, उसमें ये पूछ लिया था कि ये जो नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है सनकीसा, उसका नाम नहीं याद आ रहा है वो, एंड ट्रम्प, ये दोनों किस तारीख को मिले थे। तो वो इवेंट जो था वो अपने आप में एक अलग इवेंट था, अक्सर ऐसा इवेंट होता नहीं है, तो इसलिए वो डेट पूछ लिया था। एंड ये भी इवेंट मतलब ये भी एक अलग ही किस्म का डेट है। इस दिन इस वायरस का पता चला था, तो ये डेट पूछ सकता है 31 दिसंबर 2019 को। वैसे आपने मेरे जितने वीडियोस देखे होंगे, मैंने ऑलमोस्ट सब में यही बोला कि ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ डेट इम्पोर्टेंट होती हैं। तो उनमें से एक ये डेट है 31 दिसंबर 2019 एंड इंडिया के लिए 30 दिसंबर 2020। ये दोनों डेट आप अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद जो पहली डेथ हुई थी कर्नाटका में हुई थी। कर्नाटका में कहाँ पे हुई थी, आप अगर याद कर सके तो याद कर लें एंड छोड़ भी सकते हैं। तो ये जगह का नाम है कलबुर्गी। तो स्टेट में कुछ भी पूछ सकते हैं ये, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका सहित अन्य देशों की, तो बिल्कुल यही है, इंडिया ने सबकी मदद की। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोक, इसका नाम आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी लोगों ने इसका नाम काफ़ी गलत बोला है, तो मैं भी इसको नहीं बोलूँगा। ओके, आप लोग इसका नाम फिर पढ़ लीजिएगा, मैं इसको स्पेल कर दे रहा हूँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ओके, लीव इट। फिर नेक्स्ट है, अभी तक 7 कोरोना वायरस की पहचान की जा चुकी है। कोरोना वायरस विषाणु का एक परिवार है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारी जैसे गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम इत्यादि के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो ये मतलब बिल्कुल जनरल सा स्टेटमेंट है, आपने न्यूज़ में ऐसे स्टेटमेंट को बहुत बार पढ़ा होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है सामान्य मानव कोरोना वायरस। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या देखना है, ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे वन है 229E, इसको अल्फ़ा कोरोना वायरस बोलते हैं। NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, OC43 इसको बीटा कोरोना वायरस, HKU1 इसको बीटा कोरोना वायरस। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिए। एंड क्योंकि ये ऑप्शन आ सकता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट हमको ऐसा लगता है कि हमको कोरोना के बारे में सब कुछ पता है, बट ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आ चुके हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है अन्य मानव कोरोना वायरस। तो ये इसके अंतर्गत टोटल 3 प्रकार के कोरोना वायरस शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला है मर्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये एक बीटा कोरोना वायरस है जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है।
एंड फिर नेक्स्ट है सार्स को, ये भी एक बीटा कोरोना वायरस है जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि इसमें लोगों को सांस लेने में समस्या आती है कोविड की वजह से, तो ये उसी का प्रकार है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सॉर्स कोव 2, वर्तमान में वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस। तो ये टोटल 3 है एंड जो हम लोग को याद रखना है ये है सार्स कोव 2। 1 जो है ये नहीं है, हम लोग को 2 याद रखना है। अभी जो चल रहा है ये सार्स कोव 2 है। एंड भारत में कोविड-19 की जांच के लिए 3 परीक्षण तकनीक अपनाई गई है। तो जो सबसे पहला है वो है RT-PCR। इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। सेकंड है ट्रूनेट एंड थर्ड है CBNAT। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, मतलब आप लोग एक बार रट लीजिए, याद हो जाएगा। एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा आपने। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किसी व्यक्ति के खून के वो सैंपल लेते हैं, फिर उसको वो लोग टेस्ट करते हैं। रैपिड एंटीजन में क्या होता है, ये नाक या गले से प्राप्त बलगम या लार को लेते हैं, फिर उसके थ्रू टेस्टिंग करते हैं। एंड ये था हमारा कोरोना वायरस। उसके लिए कुछ बॉक्स है, इसमें वैसे इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसमें ये क्या हुआ कि कौन कौन कोरोना वायरस हुआ, किसको किसको नहीं हुआ, ये सब एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग एक बार रीडिंग कर लेना, क्या पता ये ऑप्शन में या फिर मतलब स्टेटमेंट में दे दें। तो जैसे कि इंडिया में बात करें तो काफ़ी न्यूज़ में चलता था, अमिताभ बच्चन, फालतू का न्यूज़ चलता था, शिवराज सिंह का हुआ था, अमित शाह को हुआ था। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है कोविड-19 संबंधित ब्रांच और योजनाएं, ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। कोरोना कवच, ये आपका इसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ब्रेक द चेन, इसको केरल ने किया था। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली गवर्नमेंट ने, नाड़ी ऐप पुडुचेरी ने, आई गॉट इंडियन गवर्नमेंट ने, प्रज्ञम ऐप झारखंड ने लॉन्च किया था। कोविड एयर ऐप अरुणाचल प्रदेश ने, कोरोना सहायता ऐप बिहार ने, आरोग्य सेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, समाधान HRD मिनिस्ट्री ने, 5T दिल्ली गवर्नमेंट ने, करुणा ऐप सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने, वी सेफ टनल तेलंगाना ने, लाइफलाइन उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ऑपरेशन नमस्ते भारत की सेना ने, नमस्ते ओवरहैंड से कर्नाटक, मो जीवन उड़ीसा ने। देखिए जहाँ पे मो आता है वहाँ पे अक्सर आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। आयुष संजीवनी ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार ने, आयुष कवच उत्तर प्रदेश, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार, कोवसैक DRDL, मिशन सागर केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश। तो इसमें हमको क्या इम्पोर्टेंट है, हमको तो इसमें वैसे सब कुछ आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट एक जैसे ये है उत्तर प्रदेश का आयुष कवच, एक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी वैसे आप सब होना चाहिए पता, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि वैक्सीन्स के बारे में। तो इंडिया की ये जो बायोटेक कॉलेज है या फिर संस्थान है, इसका नाम है राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, एंड ये इसको ICMR बोलते हैं। इसने भी कुछ ये कोवैक्सीन करके विकास किया है, तो ये नाम पता होना चाहिए बस, बाकी ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम तक आप इसको नहीं लेके जा पाएंगे, याद करने उसको कोई सेंस नहीं बनता। फिर नेक्स्ट है जाइडस कैडिला, एंड इसको आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट है स्पुतनिक V या फिर स्पुतनिक 5, तो ये आपका बेसिकली तो ये रूस का है, ये नाम पता होना चाहिए, एंड ये कोविड की वैक्सीन है।
फिर इधर कुछ खास है नहीं, ये सब इतना नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो बस ये पूछेगा स्पुतनिक कहाँ का है, रूस, चाइना, यूएसए, इंडिया, ऐसा पूछेगा। सो गाइज हम लोग इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 3 के लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल सके। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो के लिंक को कम से कम 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करें, सो दैट हमको भी थोड़ा मोटिवेशन फील हो। जब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो में व्यूज़ आते हैं, तो हमको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3rd वीडियो में, एज वेल एज घटना चक्र करेंट अफेयर के पार्ट 3 वीडियो में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।